जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो है आज का मोटिवेशन देखते हैं। और आज का मोटिवेशन है इस मोटिवेशन जो है ये मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में समझाने की। गए हुए समय के बारे में पश्चाताप करने से बेहतर है कि आप अभी जो समय चल रहा है उसका आनंद लें। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, सवाल है जो 2021 में पूछे गए थे, जो कि आपके पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है हमारी, ये हम उसे कंप्लीट करेंगे आज से। इसमें सभी क्वेश्चंस मिक्स होंगे दोस्तों, जो कि सभी सब्जेक्ट से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है वो है सांची स्तूप किस शहर के निकट में स्थित है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए भोपाल, ऑप्शन क्रमांक बी ग्वालियर, ऑप्शन क्रमांक सी झांसी, ऑप्शन क्रमांक डी आगरा। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि भोपाल के जो शहर है उस शहर में जो है वो सांची जो स्तूप है, जो एक बुद्धिस्ट स्तूप है, वो सांची में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो राज्य है, मध्य प्रदेश का जो एक शहर है उस शहर में जो है सांची स्तूप है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है अ, बंगाल का नवाब सिराउद्दौला किस वर्ष में प्लासी के युद्ध में जो है वो पराजित हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो कि 1797 में जो है वो प्लासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इसी लड़ाई में जो है वो जो हमारा बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला जो है वो उस लड़ाई में पराभूत हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन क्रमांक ए था 1755, ऑप्शन क्रमांक बी था 1756, ऑप्शन क्रमांक सी था 1757, ऑप्शन क्रमांक डी था 1752। तो इस सवाल का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि 1757 में जो है वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में जो है वो अंग्रेज़ों से हार गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है आज का अगला सवाल देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, दोस्तों ये सवाल पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले ये सवाल आ चुके हैं। हो सकता है और संभावना बहुत ज़्यादा है कि यही सवाल रिपीट हो। अगर यही सवाल रिपीट नहीं होंगे तो इससे जो इर्द गिर्द जो सवाल बन सकते हैं, तो अगर ये सवाल आपको पता है तो आप आने वाले सवाल को एक कॉमन सेंस के माध्यम से जो है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो अगला सवाल है सवाल क्रमांक 3, जो सवाल है अगला वो है सवाल क्रमांक 3। और सवाल ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, जिसे हम IAEA की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो कि जो अणुबम से संबंधित जो भी ट्रीटी होती है उसे कंट्रोल करने की जो बॉडी है यूएनओ की, उसके तहत आती है ये। और जो इसकी स्थापना है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसके बारे में पूछा गया ये सवाल है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे वो है ऑप्शन क्रमांक ए 1955, ऑप्शन क्रमांक बी 1967, ऑप्शन क्रमांक सी 1957, ऑप्शन क्रमांक बी 1966। तो दोस्तों ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी थी वो जो है वो 1700 यानी कि सॉरी 1957 में जो है वो स्थापन की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि 1957 में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए
अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इसके आगे जो है वो मैं आपको अच्छी तरह से जो है वो वीडियो के माध्यम से जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन और आपके सफ़र में थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सहायक गठबंधन यानी कि जो सहायक संधि थी 1798 में जो है वो किसके द्वारा की गई थी, जो कि एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। यानी कि ये जो सवाल है हिस्ट्री से पूछा गया है, और यह सवाल जो है वो अंग्रेज़ों ने एक नीति पारित की गई थी जो कि हमारे राज्यों में या हमारे देश में जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी राज्य थे उनके साथ जो गठबंधन की जो एक ट्रीटी की थी कि अंग्रेज़ों को छोड़कर या अंग्रेज़ों को अपने कारोबार में शामिल करके जो है वो आप कोई भी निर्णय ले सकते हो। तो ये जो नीति थी वो वही नीति थी दोस्तों। तो इसी नीति के बारे में पूछा गया है कि ये जो सहायक नीति थी वो किसके द्वारा जो है वो लाई गई थी। तो इस सवाल के जो आंसर यानी कि ऑप्शन थे वो ऑप्शन क्रमांक ए लॉर्ड बेंटिंग ने लाई थी, या ऑप्शन क्रमांक बी लॉर्ड वेलस्ली जी ने लाई थी, ऑप्शन क्रमांक सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी, या ऑप्शन क्रमांक डी लॉर्ड एरविन ने लाई थी। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि जो लॉर्ड वेलस्ली जो है उन्होंने जो है वो सहायक गठबंधन की जो एक गैर हस्तक्षेप नीति थी वो उन्होंने लाई थी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल रटने चाहिए, क्योंकि हो सकता है यही सवाल पूछें या रिपीट करें या नहीं है तो अगले अगले एग्ज़ाम में या आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जो सहायक गठबंधन की जो नीति थी वो किस वर्ष में आई थी। तो इसका जो आंसर बन सकता है वो 1798। तो देखिए दोस्तों एक और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो सहायक गठबंधन थी वो किस प्रकार की जो वो एक नीति है। तो दोस्तों वो जो एक नीति है वो एक प्रकार की जो है वो गैर हस्तक्षेप नीति है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल बन सकते हैं एक ही सवाल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। आने वाले दिनों में जो है हम पीपीटी के माध्यम से जो है वो सभी लेक्चर को कवर करेंगे दोस्तों, जो कि एक ही सवाल से जो है कितने सवाल बन सकते हैं उसके बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारे देश में जो फिल्म इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो जो है दादा साहेब फाल्के जी से शुरू हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट में जो है वो एक बेसिक सवाल पूछा गया है कि हमारे भारतीय सिनेमा का जो जनक है यानी कि हमारे देश में जो फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने शुरुआत की उसके बारे में जो है वो सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए राजकुमार, ऑप्शन क्रमांक बी सत्यजीत राय, ऑप्शन क्रमांक सी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन क्रमांक डी दादा साहेब फाल्के। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कि जो दादा साहेब फाल्के हैं उन्हें जो है हमारे भारतीय सिनेमा का जो है वो जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार और बार बार देखेंगे, ताकि ये सवाल जो है वो आपके इनर माइंड में जो है वो मस्तिष्क में बैठ जाए दोस्तों, ठीक है। ताकि आप उसे कहीं भूलें ना दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सवाल क्रमांक 6, आधुनिक विद्युत जनियंत्र के जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि आधुनिक विद्युत जनित्र जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए चुंबकीय प्रेरक, ऑप्शन क्रमांक बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, या ऑप्शन क्रमांक सी विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, या ऑप्शन क्रमांक डी विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। जो कि हमारा आधुनिक विद्युत जनयंत्र यानी कि जिसे हम विद्युत
प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आधुनिक विद्युत जनयंत्र है दोस्तों, ये जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरक जो है वो इस सिद्धांत पे जो है वो आधुनिक जनयंत्र काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा साइंस का थोड़ा डीपली पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जो विद्युत जनयंत्र होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसके बारे में जो है वो हम आने वाले लेक्चर में स्पष्टीकरण के साथ अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में जो है वो हम वन लाइनर सवाल जो बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में जो है हम स्पष्टीकरण के साथ जो है इसी वीडियो को फिर से यानी कि पीपीटी के माध्यम से जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक सवाल में जो है वो कम से कम 10-12 या 4-5 तो सवाल बन सकते हैं। उसी सभी सवाल के बारे में जो है वो आने वाले सवाल में जो है हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है क्वेश्चन क्रमांक 7। और सवाल ऐसा है कि जो हमारा वित्तीय उत्तरदायित्व और ये जो सवाल है दोस्तों, ये हमारे हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी से संबंधित सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो सवाल ऐसा है कि जो वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम फरमा फरमा जो है वो किस साल में जो है वो पेश किया गया था, यानी कि जो हमारा फर्मा एक्ट है वो किस साल में जो है वो पारित किया गया था, उसके बारे में जो है ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो ये सवाल इकोनॉमी से रिलेटेड है दोस्तों। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए 2003 में लाया गया था, या ऑप्शन क्रमांक बी 2007 में लाया गया था, ऑप्शन क्रमांक सी 2004 में लाया गया था, ऑप्शन क्रमांक डी 2002 में लाया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ये, यानी कि जो हमारा फर्मा जो प्रबंधन एक्ट जिसे हम एक्ट कहते हैं वो जो है वो 2004 में जो है वो पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये इकोनॉमी का सवाल है दोस्तों। मैं इकोनॉमी की आने वाले दिनों में एक सीरीज़ शुरू करने वाला दोस्तों, जो कि बेसिक्स कंसेप्ट होंगे, वो आने वाले दिनों में बहुत जल्द आएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सवाल क्रमांक 8। और सवाल है शेष ईश्वर के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खाते का एक समूह डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी सवाल जो है वो जो है इकोनॉमी से पूछा गया है कि हमारे देश का जो कारोबार चलता है दूसरे देशों से, उसका जो खाता होता है दोस्तों, उस खाते को क्या कहते हैं। तो इस बारे में जो है ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए बजट, ऑप्शन क्रमांक बी भुगतान शेष, ऑप्शन क्रमांक सी बजट शेष, ऑप्शन क्रमांक डी पूंजी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए बजट जो है वो पूरी होल इकोनॉमी का बहुत ही कोर कंसेप्ट है। और बजट में जो है वो सभी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि किसी देश के साथ किया हुआ का लेन देन का कारोबार हो, या हमारे देश में किया गया सभी खर्च सभी कारोबार जो हो, वो सभी चीज़ें जो है वो हमारे देश यानी कि हमारी सरकार जो पैसा कमाती है, जो पैसा खर्च करती है, और हमारा सरकार जो किसी देश से कर्जा लेती है, हमारी सरकार किसी देश को कर्जा देती है, और हमारा देश किसी देश से कोई चीज़ें खरीदता है, या हम किसी देश से जो चीज़ें खरीदते हैं, इन सभी का जो लेखा जोखा है वो लेखा जोखा जो है वो बजट में दोस्तों शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बजट एक कोर कंसेप्ट है इकोनॉमी का। तो जो इसका आंसर बजट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बजट के अंदर का जो वो एक भाग है उसके बारे में जो पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि भुगतान शेष, यानी कि किसी देश से जो हम लेन देन का कारोबार करते हैं उसे जो है उसे सारांश करने वाला जो खाता होता है उसे भुगतान शेष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ सवाल है जो इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे गए हैं। और आगे कुछ ऐसे सवाल भी है जो पॉलिटी से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे भी है जो ज्योग्राफी से कंसेप्ट से पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे भी है जो मैथ से पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे भी है अपने रीजनिंग से पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये PIQ है, ये किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल नहीं है। सभी सब्जेक्ट के जो है वो क्वेश्चन इस PIQ के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों का
तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट किया है। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से जो है अपना प्यार और आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे दोस्तों। अगर आप में से कोई न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो आपको बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन लेक्चर मिले दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 2021 में पूछे गए सभी PYQ जो है वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सवाल क्रमांक 9, जो कि पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के डैश के प्रावधानों के अनुसार किया गया। डैश यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुसार किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन क्रमांक बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन क्रमांक सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन क्रमांक डी अनुच्छेद 149। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ये, यानी कि अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय, सॉरी दोस्तों इसके पहले मैंने कुछ गलत शब्द यूज किया था जिसे हमने अंतर्राष्ट्रीय कहा था। तो दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वो है अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि हमारे देश के जितने जो भी 28 जो राज्य है और जो बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके 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 संबंधित पूछा गया सवाल है। और वही सवाल जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अंतर्राज्यीय, फिर से मैंने अंतर्राष्ट्रीय कह दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय में जो है वो आप कंफ्यूज ना करें दोस्तों। तो जो सवाल है उसे हम फिर से पढ़ेंगे और फिर से आंसर देखेंगे, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। तो सवाल है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के डैश के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए अनुच्छेद 263 के तहत जो है हमारे देश में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो कि राज्यों के बीच में जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, उससे संबंधित जो परिषद राज्यों के बीच में की जाती है, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल 263 के तहत जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो है वो गठन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल जो है वो है हमारे साइंस से संबंधित, जो कि स्पेसिफिक हमारे जो है बॉडी से संबंधित पूछा गया सवाल है दोस्तों। और ये सवाल देखने से पहले मैं आप सभी को एक काइंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से कोई अगर न्यू व्यूअर्स इस चैनल को देख रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो हम सीरीज़ आज से जो हमने शुरू की है PYQ देखने की, तो इस सीरीज़ को जो है वो आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ताकि अपने दोस्तों तक, जो भी आपकी तरह जो तैयारी कर रहे हैं भाई है बहनें हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और उनके जो सफ़र में जो मेरा जो एफ़र्ट है वो थोड़ा बहुत काम आया दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी वजह से या इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आपके सफ़र में थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सवाल क्रमांक 10, रक्त को रक्त को एक प्रकार का डैश ऊतक माना जाता है। ये सवाल जो है हमारी बॉडी से संबंधित पूछा गया है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, जो कि हमारे शरीर का कम से हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है कॉमनली जो है वो सरासरी जिसे हम कहते हैं वो 4 या 5 लीटर के नज़दीक जो पाया जाने वाला जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, जिसे हम रक्त कहते हैं, जिसके माध्यम से जो है न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन जो है हमारे अल्टीमेट जो सेल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो वो जो ब्लड है वो किस प्रकार का जो है ऊतक है, तो उसके बारे में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए उपकला, ऑप्शन क्रमांक बी संयोगी, ऑप्शन क्रमांक सी पेशीय, ऑप्शन क्रमांक डी तंत्रिका का। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि जो संयोजी है इस प्रकार का जो है वो हमारे बॉडी में पाया जाने वाला रक्त है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम ऊतक भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो सवाल है ये आप लोगों को आपके जो जो आपका नौकरी पाने का जो संघर्ष है, अपने ज़िंदगी का अहम संघर्ष है, उस संघर्ष में दोस्तों मेरी वजह से जो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये एफ़र्ट आपको अच्छा लगे। और अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से जो है इस वीडियो को हम रिकैप करने की कोशिश करते हैं। जो हम फिर से एक रिपीट जाने की कोशिश करते हैं 10 to 1 तक, जो थोड़ा फास्ट मोड में होगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं। रक्तों को एक प्रकार का जो है वो संयोजी ऊतक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है दोस्तों वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खाते का एक समूह जिसे हम भुगतान शेष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम फरमा किस वर्ष में लाया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक 2004 यानी कि ऑप्शन क्रमांक सी दोस्तों, ठीक है। अब जो प्रश्न क्रमांक 6 था वो आधुनिक विद्युत जनित्र जो है वो जो है चुंबकीय यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। जो निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के जी है दोस्तों, ठीक है। सहायक गठबंधन 1798 यानी कि 1798 में जो है वो जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली जी ने जो है वो सहायक गठबंधन की संधि की दोस्तों, जो एक गैर हस्तक्षेप संधि की यानी कि जो नीति थी दोस्तों, ठीक है। और जो अगला सवाल था जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसे हम IAEA कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो स्थापना है दोस्तों वो जो है 1997 में की थी दोस्तों, ठीक है। और जो सवाल क्रमांक 2 था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो है वो किस युद्ध में जो है वो पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था जो कि 1757 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा सांची स्तूप है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उस भोपाल शहर में जो है वो ये सांची स्तूप स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो है आज का जो लेक्चर है और आज का जो वीडियो है जो हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है PY की देखने की कोशिश की है। ये PY की सीरीज़ जो है जो दोस्तों अभी जारी रहेगी और इसे जो है हम 2015 से जो पूछे गए सवाल है उन सभी सवाल को जो है हम इस वीडियो और इस लेक्चर के जो सीरीज़ आने वाली है इस सीरीज़ में जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वजह से आपका जो सफ़र है नौकरी पाने का उसमें थोड़ी सी भी मदद मिली हो। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना व्यक्तित्व तो ऐसा रखिए कि बच्चे आपके साथ आपके साथ अच्छा महसूस करे और महिलाएं जब आपके साथ मिले तो आपसे वो सुरक्षित महसूस करे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।